नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश की सियासत में तूफान आ गया है। पूर्व पीएम शेख हसीना को मिली मौत की सजा के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठ रही है, तो अवामी लीग ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हसीना को मिली सजा ने अवामी लीग में नई जान फूंक दी है। पूरे बांग्लादेश में अब हसीना के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसके बाद हसीना ने भी बांग्लादेश में यूनुस की सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि यूनुस के दबाव में हसीना को मिली मौत की सजा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर बनाया सीक्रेट प्लान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को खबर ही नहीं, क्या अब खत्म होगी रूस यूक्रेन की जंग? 7 साल बाद अमेरिका पहुंचे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। जर्नलिस्ट खशोगी मामले में हुआ सवाल तो भड़के राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को ही कर दिया खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गजा शांति प्रस्ताव पर मंडराया खतरा। यूएन से मंजूरी के बाद हमास ने किया विरोध। उधर इजरायली मंत्री ने फलस्तीनी नेताओं को चुन चुनकर मारने की कही बात। और चलते चलते में देखेंगे, धरती से कॉकरोच खत्म हो जाए तो क्या हो। सच्चाई सुन आप खुद उन्हें बचाने की करेंगे कोशिश। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन की फाइलें जारी करने वाले विधेयक को दी मंजूरी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 427-1 से पक्ष में किया मतदान, जबकि सीनेट ने बिना किसी औपचारिक मतदान के सर्वसम्मति से किया पारित। यूएनएससी में फ्रांस ने भारत की स्थायी सदस्यता का किया खुला समर्थन। वीटो पावर देने की भी की सिफारिश। लंबे वक्त से परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश में जुटा है भारत। पाकिस्तान में इमरान खान की 3 बहनों को सड़क पर घसीटा गया। पुलिस पर अलीमा उजमान नौरीन से बदसलूकी के आरोप। पूर्व पीएम से मिलने रावलपिंडी के अदियाला जेल पहुंची थी तीनों बहनें। चीन पर भारत और पाकिस्तान जंग का फायदा उठाने का आरोप। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, रफाल की बिक्री रोकने के लिए फर्जी एआई तस्वीरों का किया गया इस्तेमाल। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत दिए जाने के बाद से ही पूरे देश में उथल पुथल देखी जा रही है। शेख हसीना के करीबियों ने कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया है और अब इस फैसले को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जिस कोर्ट ने हसीना को सजा सुनाई है, उसके जजों की नियुक्ति असंवैधानिक रूप से की गई थी। वो शुरू से ही अमान्य है, क्योंकि विधिवत नियुक्त कार्यपालिका कार्यरत नहीं थी और संसद ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। दावा किया जा रहा है कि इन जजों की नियुक्ति शेख हसीना के मामले की जांच से कुछ ही दिन पहले की गई थी। आईसीटी का फैसला आने से पहले ही लोगों को यह पता था कि उनके मुकद्दर में मौत लिखी जानी है। यानी इस पूरे मामले को कथित तौर पर शेख हसीना के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है। ऐसे में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अब बुरी तरह से घिर गए हैं, तो शेख हसीना ने भी उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है। इसी कड़ी में अब उन पर बांग्लादेश को गृह युद्ध की आग में झोंकने के आरोप भी लग रहे हैं। अवामी लीग के नेता और हसीना सरकार में मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने कहा कि शेख हसीना केस में जो भी हुआ वो पूरी तरह से ड्रामा था। यह फैसला पहले से लिखा हुआ था और हसीना को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी नहीं दिया गया। कोर्ट का संविधान तक अवैध है और अंतरिम सरकार के पास ट्रिब्यूनल के कानून में बदलाव का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह यूनुस के खिलाफ मीडिया के एक के बाद एक नेता बयान दे रहे हैं, उस पर लगाम कसने के लिए अब मोहम्मद यूनुस ने नया फरमान जारी कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश में हसीना के बयान छापने पर रोक लगा दी है। अंतरिम सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए देश के सभी मीडिया संस्थानों, चाहे वो प्रिंट हो, टीवी हो या फिर ऑनलाइन मीडिया, इन सभी के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। सरकार ने साफ कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को पब्लिश न किया जाए। इन हालात में अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी कब होगी, कैसे होगी, क्या वो बांग्लादेश वापस जाएंगी? क्योंकि हसीना के समर्थकों के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, अवामी लीग के वरिष्ठ नेता यह भरोसा जता रहे हैं कि भारत हसीना को शरण, सम्मान और सुरक्षा देना जारी रखेगा। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने उनकी मां की जान बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल जुलाई में हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह के दौरान आतंकवादी उन्हें मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन मुश्किल समय में भारत ने असल में उनकी मां की जान बचाई है। वहीं भारत की तरफ से भी हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ऐसे में अंतरिम सरकार हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को वापस देश लाने के लिए अब इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी में जुट गई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी के प्रोसिक्यूटर गाजी एमएच तमीम ने बताया कि विदेश मंत्रालय के जरिए वे इंटरपोल को फैसले की कॉपी और गिरफ्तारी वारंट भेजेंगे ताकि उन्हें बांग्लादेश वापस लाया जा सके।
अब देखना यह होगा कि क्या यूनुस सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश वापस ले जाने में सफल होगी। क्या वो हसीना को सजाए मौत दे पाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और अमेरिका के बीच बड़े समझौते की। तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की अमेरिका की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य मदद देकर देख लिया, रूस पर प्रतिबंध लगाकर देख लिया, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई, जिसके बाद अब वो अपनी ही नीतियों से पलटी मारते दिख रहे हैं। अब उन्होंने रूस की तरफ अपने तेवर बदल लिए और नरम रवैया अपनाया है। रूस के साथ अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने के लिए समझौता भी लगभग कर लिया है। खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी अधिकारियों के साथ बैठक की है। रूस के दूत किरिल दिमित्रियेव के साथ उनकी कई दौर की बैठक हो चुकी है। रूस के साथ मिलकर अमेरिका एक 28 सूत्रीय प्लान तैयार कर रहा है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए एक नई योजना पर चुपचाप रूस से बात कर रहा है। दोनों देश मिलकर इस युद्ध को रोकने के लिए 28 सूत्रीय मसौदा भी तैयार कर चुके हैं। इस प्रस्ताव को 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। यूक्रेन में शांति, सुरक्षा गारंटी, यूरोपीय सुरक्षा और रूस यूक्रेन के साथ भविष्य में अमेरिका के संबंध। हालांकि सबसे विवादित मुद्दे यानी पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे को लेकर इस योजना में अभी स्पष्टता नहीं है। विटकॉफ के साथ मुलाकात और उसके बाद इस मसौदे को लेकर दिमित्रियेव का कहना है कि पहली बार हमें लगता है कि रूस की बात ठीक से सुनी जा रही है। ये योजना उस आधार पर आगे बढ़ रही है जिस पर ट्रंप और पुतिन की अलास्का बैठक में सहमति बनी थी। ये सिर्फ यूक्रेन युद्ध नहीं, बल्कि अमेरिका रूस रिश्तों को बहाल करने की भी बात करती है। इससे साफ है कि यह समझौता पूरी तरह रूस की शर्तों पर तैयार किया गया होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन इसे मंजूर करेगा, क्योंकि इससे पहले भी रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की बातचीत हुई है। रूस ने युद्ध विराम की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन अपनी शर्तों पर। मगर यूक्रेन के लिए रूस की शर्तें मानना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये रूस के आगे सरेंडर जैसा ही होगा। उसे नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ना पड़ेगा, रूस के कब्जे वाले इलाकों को भी छोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले भी यूक्रेन ने किसी भी ऐसे मसौदे को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें वो शामिल ना हो। इसमें उसे यूरोपीय देशों का समर्थन भी मिला। वैसे फिलहाल सस्पेंस तो इस बात पर ही है कि अमेरिका के इस प्लान की जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को है भी या नहीं। मौजूदा हालात में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए अमेरिका के बजाय अब तुर्की से आस लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत को गति देने की कोशिशों के तहत तुर्की के दौरे पर है। गौरतलब है कि तुर्की ने इस साल की शुरुआत में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की मेजबानी की थी। हालांकि इस्तांबुल में हुई वार्ता में केवल युद्धबंदियों के आदान प्रदान पर ही कुछ प्रगति हो पाई। वहीं अमेरिका की अगुवाई वाले अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयास भी अब तक किसी भी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सके हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की ये कोशिशें क्या आगे बढ़ पाएंगी? क्या ज़ेलेंस्की इस पर सहमत होंगे? ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हुई बड़ी डील की। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 7 साल बाद अमेरिका पहुंचे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ चर्चा भी की, लेकिन पत्रकारों के कुछ सवालों में ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए। दरअसल एबीसी के रिपोर्टर मैरी ब्रूस ने जमाल खशोगी की जान लेने के मामले पर प्रिंस सलमान से सवाल कर दिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खशोगी की जान लेने के आदेश के पीछे प्रिंस सलमान का हाथ बताया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि खशोगी की जान तुर्की के इस्तांबुल में स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास के अंदर ली गई थी। यह घटना 2 अक्टूबर 2018 की है। खशोगी अपने तलाक के दस्तावेज लेने के लिए दूतावास गए थे। खशोगी के कई आर्टिकलों को लेकर सऊदी अरब भड़का हुआ था। बात हम खशोगी की करें तो वो सऊदी अरब के नागरिक थे। उनका जन्म मदीना में हुआ था, लेकिन खशोगी अमेरिका के स्थायी निवासी भी थे। वो द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार से जुड़े हुए थे। अखबार में उनके आर्टिकल प्रकाशित होते थे जिसमें वो सऊदी सरकार की नीतियों की लगातार आलोचना करते थे। जब खशोगी को लेकर क्राउन प्रिंस सलमान से सवाल हुआ तो जवाब देने ट्रंप आगे आ गए। उन्होंने पहले यह कहकर इस सवाल को टालने की कोशिश की कि वो काफी विवादित थे। ट्रंप ने अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कहा था कि प्रिंस सलमान ने ही 2018 में खशोगी के अपहरण और उनकी जान लेने की घटना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब ट्रंप ने इसे झूठा बता दिया और बाद में कहा कि बहुत से लोग उस शख्स को पसंद नहीं करते थे। चाहे उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन ऐसी बातें हो जाती हैं। क्राउन प्रिंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हम इस बात को यहीं छोड़ सकते हैं।
ट्रंप ने एबीसी के पत्रकार ब्रूस को यह कहते हुए डांटा कि वो मेहमान को शर्मिंदा कर रही हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले की जांच की है, सिस्टम में सुधार किया और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। यह हमारे लिए भी बहुत बड़ा झटका था। क्राउन प्रिंस के बयान पर अब खशोगी की पत्नी हनान एलातर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्राउन प्रिंस ने कहा था कि उन्हें खशोगी की जान जाने का दुख है, तो उन्हें मुझसे मिलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और मेरे पति की जान लेने के लिए मुझे मुआवजा देना चाहिए। पत्रकार वार्ता में ओसामा बिन लादेन पर भी सवाल उठा। इसे लेकर सऊदी अरब की भूमिका पर सवाल हुआ तो ट्रंप फिर भड़क गए। क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को बीच में ही टोक दिया और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले में जिन लोगों की जान गई वो काफी दुखद था, लेकिन हकीकत पर गौर करना जरूरी है। ओसामा बिन लादेन ने सऊदी के लोगों का इस्तेमाल इसलिए किया जिससे सऊदी और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाए। ओसामा बिन लादेन का सऊदी अरब के एक धनी परिवार में 10 मार्च 1957 को जन्म हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका ने उसे मार गिराया था। ट्रंप से यह भी सवाल हुआ कि सऊदी अरब का बचाव वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सऊदी अरब से कारोबारी रिश्ते हैं, और इससे नाराज ट्रंप ने एबीसी के रिपोर्टर के सवाल को फेक न्यूज कह दिया। एबीसी फेक न्यूज है, सबसे खराब मीडिया संगठनों में से एक। ट्रंप ने कहा कि उनका सऊदी अरब के डेवलपरों के साथ चल रहे अपने रियल एस्टेट और होटल कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ट्रंप के गजा प्लान पर मंडराते संकट की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र भी मुहर लगा चुका है। ट्रंप के इस प्रस्ताव के बाद हमास और इजरायल के बीच सीजफायर हुआ था। वैसे इजरायल की तरफ से इस सीजफायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और अब दक्षिण लेबनान के एक फलस्तीनी शरणार्थी कैंप के पास इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इजरायल ने दावा किया कि उसका निशाना हमास के सदस्य थे, जबकि हमास ने इन आरोपों को झूठ और गढ़ी हुई कहानी बताया है। हमास ने कहा कि इजरायल ने जिस जगह को निशाना बनाया वो असल में एक खुला खेल का मैदान था, न कि कोई सैन्य ठिकाना। यानी इजरायल सीजफायर के बावजूद लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास ने भी ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। हमास ने ट्रंप के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसे यूएन ने मंजूरी दी। हमास ने कहा कि ट्रंप के प्रस्ताव में हमास के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया। यह प्रस्ताव फलस्तीनियों के अधिकारों का हनन करता है और उनकी मांगों को भी अनदेखा करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति गजा पर एक इंटरनेशनल ट्रस्ट थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका हमास को निरस्त करने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। गजा में जो अंतरराष्ट्रीय फोर्स तैनात होगी उसका मुख्य काम ही हमास को निरस्त करना है। ट्रंप की योजना पर हमास भड़का हुआ है तो इजरायल के सुरक्षा मंत्री का भी बेहद विवादित बयान सामने आया है। इजरायल के सुरक्षा मंत्री हैं इतामार बेन ग्विर। वैसे तो ये विवादित बयान देते ही रहते हैं और यही कारण है कि 7 देशों ने इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा रखा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन, नीदरलैंड और स्लोवेनिया का कहना है कि ग्विर के बयानों ने हिंसा भड़काई है और इसलिए उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ग्विर पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाया गया, लेकिन उनके भड़काऊ बयान थमते नहीं दिख रहे। अब ग्विर का कहना है कि अगर यूएन ने फलस्तीन को मान्यता दी तो हम फलस्तीन के बड़े अधिकारियों को चुन चुन कर मार गिराएंगे। इजरायली संसद में बोलते हुए ग्विर ने कहा कि फलस्तीन को यूएन की मान्यता मिलने पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू फलस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास को गिरफ्तार करें और जेल में डाल दें। उन्होंने संसद में ही नेतन्याहू से मांग कर दी कि आपको यह घोषणा करनी होगी कि महमूद अब्बास को कोई छूट नहीं मिलेगी। इजरायली मंत्री के बयान का फलस्तीनी विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति कार्यालय ने अलग अलग बयानों में कड़ी निंदा की है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे कॉकरोचेस की। तो घर में कॉकरोच देखते ही हमारा और आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? शोर मचाना, उसे कुचल देना या फिर भाग जाना। कभी ना कभी ये ख्याल भी आपको आया होगा कि काश ये सारे कॉकरोच इस दुनिया से गायब हो जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जरा सोचिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि अगर ये कॉकरोच सचमुच ही गायब हो गए तो हमारी पूरी धरती बीमार पड़ जाएगी। जी हाँ, असल में कॉकरोच सिर्फ घरों में ही नहीं मिलते, बल्कि घने जंगलों में गिरे हुए पत्तों, सड़ी हुई लकड़ियां और हर तरह के जैविक कचरे को चबाकर ये छोटे कणों में तोड़ देते हैं। इनका ये काम बहुत छोटा नहीं है। इसके जरिए ही मिट्टी में सबसे जरूरी तत्व नाइट्रोजन वापस जाता है और अगर ये नहीं रहे तो जंगल की जमीन कचरे के ढेर में बदल जाएगी और मिट्टी की उर्वरकता ही खत्म हो जाएगी। सिर्फ मिट्टी ही नहीं, ये असंख्य जीवों के फूड चेन का आधार भी है। छिपकलियां, मेंढक, कई पक्षी और छोटे स्तनधारी जीवों के लिए कॉकरोच भोजन है। अगर ये भोजन अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा?
शिकारियों को खाना नहीं मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पूरी फूड चेन में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा, यानी एक के बाद एक कई छोटे जीव भूखे मरने लगेंगे। अच्छा, एक और बात, कॉकरोच के पेट में ब्लाटा बैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो पोषक तत्वों को रिसाइकल करता है। ये चीज उन्हें कठोर वातावरण में भी जिंदा रखती है और इकोसिस्टम को बैलेंस करती है। तो अगली बार जब आपको रसोई में कोई कॉकरोच दिखे तो इन्हें मारने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, बल्कि मिट्टी की सेहत और जंगल की हरियाली बनाए रखने में काम आने वाला एक अहम जीव है। इसे भले ही हम नापसंद करें, पर सच्चाई यही है कि इसके बिना हमारी धरती कमजोर हो जाएगी। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।